वी हैव टू स्टडी ब्लड रिलेशंस। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया दैट वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू स्टडी द ब्लड रिलेशंस बट रादर देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस दैट यू हैव। एक है ब्लड रिलेशंस और जो इन लॉ रिलेशंस होती है, यानी जो आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, यानी वाइफ के साथ जो रिलेशंस है उससे जो रिलेशंस बनती है, या एक लड़की है उसके हस्बैंड के साइड से जो रिलेशंस बनती है वो इन लॉज होते हैं, ठीक है, वो इन लॉज होते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दोस टू रिलेशंस एंड इन लॉ वाली रिलेशन बड़ी क्रिटिकल है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें क्या है, इसमें आप तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले जो है पजल फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पजल फॉर्म, यानी एक वर्बल रीजनिंग का फिर से एक और बड़ा पार्ट है ये वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग क्या होती है? जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम पुट किया गया होता है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। डू यू अंडरस्टैंड? यस, एंड यू हैव टू चेक आउट द आंसर्स बेस्ड ऑन व्हाट यू रीड देयर। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट। पहले आपको पजल फॉर्म आएगा, दूसरा हम कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे। इसमें कोडेड फॉर्म इंपॉर्टेंट भी है काफी, एंड द थर्ड वन विल बी योर इंडिकेटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म बोलो, इंडिकेटिंग फॉर्म बोलो, एक ही बात है, ठीक है। दीज थ्री टाइप्स वी हैव टू स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हम लेंगे दैट विल बी पजल फॉर्म, बट बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू हैव सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दैट हाउ वी विल प्रोसीड, व्हाट वी विल ट्राई एंड डू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यू शुड बी नोइंग दैट हाउ टू मेक अ फैमिली ट्री। क्या होता है? फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री बनाने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका जेंडर and the second one is generation gap। जेंडर तो सबको पता है, ठीक है, या तो मेल होगा या तो फीमेल। ट्रांसजेंडर्स भी दिए होते हैं कभी कभार, अगर नहीं दिया होगा तो खुद से नहीं लीजिएगा, ठीक है, तो वो नहीं दिया जाता है जनरली, लेकिन एक आधे बार आया भी हुआ है, ठीक है, लेकिन वो इसमें नहीं आया हुआ है, वो किसी और में आया हुआ है। आई मीन टू से कुछ और क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, वो दीज मेनी आर बॉयज, दीज मेनी आर गर्ल्स, और वहां पे ट्रांसजेंडर्स की भी परसेंटेज ली थी। एनीवेज लीव दैट। तो जेंडर इज मेल एंड फीमेल, एंड जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है? कितनी जनरेशन ऊपर है। जैसे आपके फादर है वो आपसे एक जनरेशन ऊपर है, आपके अंकल है वो आपसे एक जनरेशन ऊपर है, आपके कजन्स है वो आपकी जनरेशन। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव आपका कोई आपका बेटा है वो आपसे एक जनरेशन नीचे है। इज इट क्लियर होना? तो हम कैसे इस चीज को लिखते हैं, हम कैसे इस चीज को देखते हैं फैमिली ट्री में, वो चीज हम देखेंगे। सबसे पहले जेंडर। मेरा तरीका ये है, आधे प्लस और माइनस करके लिखते हैं। व्हाट आई सिंपली डू इज आई विल राइट, ये मेल को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे डब्बे से, और फीमेल को हम इस फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इज इट फाइन? और अगर सेम जनरेशन है, दूसरी चीज, अगर सेम जनरेशन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी ऐसे, जैसे भाई और बहन है ना, भाई और बहन, तो भाई और बहन एक ही लाइन में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? लेकिन अगर जनरेशन गैप है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्टिकल लाइन का करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जेनरेशन, इसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं फादर एंड सन, फादर एंड सन। तो सन जो है वो मैं नीचे बनाऊंगा, वो डब्बा, और फादर जो है, फादर इसके क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर ग्रैंडफादर होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो जो जितनी जनरेशन ऊपर होगा वो उतने स्टेप्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम वर्टिकल लाइन से मेंशन करेंगे कौन कितनी जनरेशन ऊपर। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, रिलेशंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। मेरा तरीका ये है, फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट इट इन दिस फैशन। यहां से लिखेगा, हम एक एक रिलेशंस लेंगे। रहा सवाल रिलेशंस क्या क्या होती है यहाँ पे, राइट। अब मैं यहाँ पे चार्ट तुम्हें बना देता कौन किस रिलेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत इजी है, वो आपको सारे यहीं पे क्लियर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जैसे आपको नीस पता होनी चाहिए क्या है, 8 पता होनी चाहिए। 8 साफ होते हैं,
You understand? ये कश्मीरी नहीं है, उसको अलग बोलेंगे, इसको अलग बोलेंगे। अंकल सारे होते हैं, मामू भी अंकल है, ठीक है, तुम्हारे चाचा भी अंकल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सो यू विल सी दैट दिस इज वेरी 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 इजी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस इन लॉस का ख्याल। आगे चलो, अब देखो यहाँ से वी विल राइट सर्टेन थिंग्स, एक छोटी छोटी चीजें लिखेंगे, जैसे इसी चीज पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीज। यहाँ से लेके मुझे लिखा हुआ है ए इज अ फादर ऑफ बी, क्या लिखा हुआ है? सारी चीजें यहीं से क्लियर कर दूंगा। दूसरा लिखा मैंने बी इज सन ऑफ सी हु इज मदर ऑफ डी। ओके, थर्ड वन आई एम राइटिंग, ये अलग अलग लिख रहा हूं। ओके, सबसे पहली चीज, इन अलग अलग इन चीजों को बना लेंगे फैमिली। पहला ख्याल क्या करेंगे, खुद से किसी के जनरेशन, किसी का जेंडर नहीं लिखो। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है राहुल, तुम्हें लगेगा राहुल जो है वो लड़का है, ये गलत है। आई बात समझ? आपके एग्जाम में कभी कभार ऐसे दिया होता है, वहां पे राहुल लड़का नहीं होगा, वो लड़की बन जाएगा, ठीक है। तो खुद से नाम के बेसिस पे खुद से उसको लड़का मत करो, जब तक कुछ दिया ना। जितना दिया है उतना ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला वाला क्या लिखा हुआ है, ए इज अ फादर ऑफ। पहले अब पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ए इज अ फादर ऑफ बी, यानी इसका मतलब है ए जो है फादर है, तो ए जो है मेल होगा, यस और नो? पहले वाला बना रहा हूं, ए इज अ फादर ऑफ बी। अब ए यहाँ पे है तो दूसरा मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो एक लाइन मार दी, लाइन मार दी। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, बी को डब्बा बनाओ या सर्कल बनाओ, कुछ नहीं बना सकता क्योंकि इसका जेंडर डिफाइंड ही नहीं है। यानी जब आपकी यहां से यहां रिलेशन थी, आपके ए का जेंडर डिफाइंड है, इसका जेंडर डिफाइंड नहीं था, तो मैं सिर्फ इतना बना सकता था, इसके आगे कुछ नहीं बना सकता था। आया ना? बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, बी इज अ सन ऑफ सी, हु इज अ मदर ऑफ डी। अब यहां पे फिर से हु आ गया, हु का मतलब सेकंड सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है बी जो है बेटा है किसका, सी का। तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, मैंने सी बना दिया। अब सी कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि बी जो है उसका क्या है, बी को नीचे बना दिया मैंने, समझ आ रही है? और ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट रिलेशन, यानी इनका बच्चा है, ठीक है। और ये क्या है, ये आगे है, आगे पढ़ो क्या लिख रहा है, बी इज अ सन ऑफ सी, सन है। हु इज अ मदर ऑफ डी, अब जब लिखा है हु इज अ मदर ऑफ डी, यानी इसका मतलब है सी जो है वो माँ है किसकी, यानी इसका जेंडर डिफाइन हो गया। और अगर ये माँ है, ठीक है, डी की, तो ये और डी जो है वो सिबलिंग्स हो गए, लेकिन डी का जेंडर डिफाइंड नहीं है। बोलो क्लियर है या नहीं? हाँ या ना बताओ, समझे या नहीं समझे? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा वाला पढ़ते हैं। डी इज अ ग्रैंडफादर ऑफ, जो पूछा गया वो बनाते हैं। अब सुनो मेरी बात, ग्रैंडफादर यहाँ पे ये नहीं लिखा है, ग्रैंडफादर दो टाइप्स के होते हैं, एक मैटरनल ग्रैंडफादर होता है, एक पैटर्नल ग्रैंडफादर होता है। समझ आया यहां तक मैं क्या कह रहा हूं? डी इज अ ग्रैंडफादर ऑफ ए। You got the timing wrong. You know, today is reasoning class first. And after just 1 hour, it will be 40 minutes, it will be quant class. तुम नहीं हो उस ग्रुप में, नहीं हो? ठीक है, इनको भी गड़बड़ होगी। You can sit if you want to, but if you can do it. Huh? You are standing now. Okay, you can sit.
सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, यहां से देखो, अगर डी ग्रैंडफादर ऑफ ए है तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पे डी बना दिया, और ग्रैंडफादर है इसका मतलब ये डब्बा बन गया। हाँ या ना? अब देखो इसका कोई बेटा भी हो सकता था, बेटी भी हो सकती थी, नहीं आई बात समझ है ना? यहाँ पे बेटा भी हो सकता था, बेटी, लेकिन कौन है मुझे नहीं पता, जितना बोला गया उतना बनाएंगे। ये बेटा भी हो सकता है, अच्छा जो भी वो हो, ठीक है, उसका जो है ये क्या है, ग्रैंडफादर ऑफ ए है, यानी उनका जो है यहाँ पे ए, क्या डी ग्रैंडफादर बन गया ए का? अब ये मैटरनल है या पैटर्नल है वो मुझे नहीं पता क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हाँ या ना बता। अब लिखा है हु इज बीज डॉटर, ए इज बीज डॉटर। अब सुनना मेरी बात, यानी ए जो है वो बी की क्या है, डॉटर है, यानी ए का जेंडर डिफाइन किया, और मुझे इतना पता चल गया। अब यहाँ पे पूरा सुनो, ये इंफॉर्मेशन कितनी है ये देखना। अब यहाँ पे इतना पता चल गया, इसकी जो माँ है, इसका सॉरी ग्रैंडफादर ऑफ ए हु इज बीज डॉटर, हु इज बीज डॉटर, यहाँ पे बी है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता बी क्या इसका बेटा है या इसकी बेटी है, डू यू अंडरस्टैंड? या इसका फॉर एग्जांपल जो हस्बैंड है वो इसका बेटा है, ये चीज मुझे नहीं पता। अब इसी चीज को मैं अभी यहाँ पे नहीं जाऊंगा इतने कॉम्प्लेक्स वाली चीजों में। अगर मुझे क्या लिखा होता है, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ, क्या लिखा होता है, पूरा सुनो, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, पहले चेंज कर रहा हूँ। डी इज अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ डी जो है ग्रैंडफादर नहीं, मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी इसकी बेटी होती, उस बेटी का जो बेटी है वो ए है। इतना क्लियर हुआ? आगे मुझे लिखा होता यहाँ पे कॉमा एच इज हस्बैंड ऑफ, कौन? अब देखो क्या लिखा, अब जरा डी इज अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ, तो बना दिया मैंने, बोला डी है। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब है इसकी बेटी है, उसकी बेटी कौन है, क्योंकि लिखा है ना हु इज बीज डॉटर, हु इज बीज, लेकिन अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है। अब आगे क्या लिखा है, इतना मुझे पता चल गया, ये बी की बेटी है, ये बी की बेटी, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी इसको बेहतरीन तरीका बनाने का ऐसे है, यानी यहाँ पे बीच में जो है मैरिड कपल होगा, नहीं आ रही है बात समझ, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बन गई, मैरिड कपल को हम डबल लाइन से बनाएंगे और सेम जनरेशन में आएगा, और ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा ऐसे बन गया, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ बी, ठीक है, अब मैंने बी क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एच इज हस्बैंड ऑफ बी। अगर एच हस्बैंड है तो बी खुद से क्या बन गई, लड़की बन गई। ये एक वाहिद रिलेशन है जहां पे अगर एक का जेंडर पता है दूसरे का जेंडर खुद से पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका एच आ जाएगा। दिस इज हाउ यू मेक अ जनरेशन गैप। डू यू अंडरस्टैंड? अ फैमिली ट्री, छोटे छोटे फैमिली ट्रीज बना रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा आगे जरा पढ़ते हैं। बी एंड डी आर मैरिड कपल्स। अगर बी और डी मैरिड कपल्स है तो मैंने ऐसे बना दिया, बी और डी जो है मैरिड कपल्स है। कौन क्या है अभी वो मुझे नहीं पता। एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन सी एंड एफ, इनके 2 बच्चे हैं सी एंड एफ। अब यहां से भी तुम लाइन बना सकते हो, इस साइड से भी लाइन बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सी है, इसका सिबलिंग कौन है, समझेगा नहीं समझे? अरे ये लिंक जो है ये इसके लिए भी है। अगर कोई ऐसे बनाएगा वो भी गलत नहीं है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ऐसे ये लो सी, यहाँ पे इसने एफ बनाया, या एफ को इस साइड से बनाया। डू यू अंडरस्टैंड? डायरेक्ट लिंक्स, इज इट क्लियर? हाँ या ना बताओ, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा आगे क्या हो रहा है, एफ इज डॉटर ऑफ डी, एफ इज डॉटर ऑफ डी, यानी यहाँ पे तुम्हारी एफ जो है वो क्या है, डॉटर है, लेकिन और कोई जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, इतना ही बस बोला गया था। बताओ क्लियर है या नहीं, समझे या नहीं समझे? ठीक है, समझे? अच्छा अब बारी आती है, तुम्हें बोला जाएगा सिस्टर इन लॉ है। क्या बोला जाएगा? मान लीजिए तुम्हें लिखा हुआ है, लिखो 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 एक बोल, अब मैं इन लॉज वाले लिखने की कोशिश करूं। तुम्हें दिया है ए इज
द सन इन लॉ ऑफ बी। कैसे बनाएंगे इसको? ए सन इन लॉ ऑफ बी, शाबाश। ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। तो बताइए ए इज सन इन लॉ का मतलब क्या है? जब इसकी कोई बीवी होगी, सन इन लॉ, इजंट इट? यानी 5 मिनट, इसकी बेटी से शादी। मान लीजिए आपका मैरिड कपल है, इधर से देखिएगा, अगर ए सन इन लॉ ऑफ बी है, ठीक है, बी यहां पे, ठीक है, इसकी बेटी होगी, डू यू अंडरस्टैंड? ये इसकी क्या है? बेटी। हाँ, इसने शादी, ये इसका हस्बैंड बन गया, ठीक है, तो ये बी का क्या बन गया? दामाद बन गया। दामाद को ही क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। डू यू अंडरस्टैंड? यानी बेटी का हस्बैंड, वो इसका भी बेटा ही बन गया, लेकिन किस हिसाब से? लॉ के हिसाब से। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सन इन लॉ। इज इट क्लियर और नॉट? अगर इसकी बेटी होती, फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूं H is डॉटर इन लॉ ऑफ, तो इसका बेटा होगा। तो इसका मतलब है के जो भी है, ठीक है, खुद से नहीं बनाना है जेंडर, खुद से डब्बा नहीं बनाओगे, नहीं लिया हुआ है के कोड, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब है इसका क्या होता? बेटा। बेटे ने शादी की, ये जो बहू है इनकी, ठीक है, वो इनकी क्या हुई? डॉटर इन लॉ। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, वो इनकी डॉटर इन लॉ हुई, और वो कौन दिया हुआ है? एच। ऐसे बनाया जाता है। अगर तुम्हें दिया हुआ है सिस्टर इन लॉ, क्या दिया हुआ है? सिस्टर इन लॉ, एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। क्या लिखा हुआ? एल इज सिस्टर इन लॉ, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, बहुत चीजें इसमें आ जाएगी। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होगा? ये अब तो भाई की बहन है, हाँ? बहन की। सिस्टर इन लॉ क्या होगा? सब एब्सोल्युटली, ठीक है। यहाँ देखो, यानी जिसने भी, जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये जो है, इसको मैंने नाम दिया, इधर से देखना, उसको छोड़ दो, यहाँ देखो, ये मान लो H है, ये क्या है आपका? ये K। इधर मैंने एक और ऐसे बनाया, ये सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब है ये दो क्या है? भाई बहन। भाई बहन है यानी, तो अगर ये भाई बहन है, लेकिन इसने शादी किसे की है? तो H के लिए ये जो हो गई वो भी सिस्टर हो गई, लेकिन कौन सी सिस्टर? सिस्टर इन लॉ। आई होप यू गॉट दैट, आई होप यू अंडरस्टूड दैट, समझे? तो H के लिए क्या होगी? सिस्टर। अगर यहाँ पे एक और डब्बा बना दिया मैंने, ठीक है, ये आपस में सारे सिबलिंग्स हैं, तीनों एक ही लाइन में है ना, स्ट्रेट लाइन है, डू यू अंडरस्टैंड? डबल लाइन नहीं है कहीं, लेकिन H के लिए ये क्या है? सिस्टर इन लॉ। H के लिए ये क्या है? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, कोई बात नहीं, ये इसकी क्या है? सिस्टर इन लॉ। ये इसकी क्या होगी? ये भी सिस्टर इन लॉ, यानी दो सिस्टर इन लॉ रिलेशंस बन गए। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या ना बताइए, ठीक है। ब्रदर इन लॉ क्या होता है? वो भी बताओ, वो भी बताओ, धीरे धीरे हम लिख रहे हैं। कोई बात, ये सब आ जाएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। क्लियर हुआ यहाँ पे? क्लियर हुआ? अच्छा, ये बोल रहा है मुझे ब्रदर इन लॉ क्या होता है, यहीं से बता दीजिए ब्रदर इन लॉ क्या होगा। शाबाश। अब मैं क्या करता हूँ, इधर से देखो, अब इसका भी भाई बना दिया मैंने, ये किसका भाई होगा? ये H का भाई नहीं आ रही है बात, ये किसका भाई है? H का भाई। अब अगर ये H का भाई है, K के लिए ये क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। For K he is his brother-in-law. For Z he is his brother-in-law. You got that? आई बात समझ किसी?
रिलेशन वही है अगर हस्बैंड का फॉर एग्जांपल ब्रदर है, ठीक है, मान लो हस्बैंड वाइफ ऐसे में याद रखो, ये हस्बैंड है, ये क्या है, अगर वाइफ का कोई भाई है तो इसके लिए वो ब्रदर इन लॉ, डू यू अंडरस्टैंड, समझे, अगर इसका कोई भाई है वो वाइफ के लिए ब्रदर इन लॉ, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो तुम्हारे साथ डायरेक्ट रिलेशन थी वो तुम्हारी जो वाइफ होगी उसके साथ वो इन लॉ बन जाएगा, बस साइड में इन लॉ लग जाएगा। आई होप यू गॉट दैट, ठीक है, समझे या नहीं समझे। अच्छा, मैंने अगर बोला कि कोई सन इन लॉ है, सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, सन इन लॉ का मतलब दामाद, यानी उनकी बेटी है, अगर उनका हस्बैंड होगा तो सन इन लॉ बन गया। अगर मैंने लिखा डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या है, उनका बेटा है, उसने शादी की, उसकी जो बीवी है वो उनके लिए क्या बन गई, डॉटर इन लॉ बन गई, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए बीच में आपको दिया जाता है ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर के भी ऊपर, उसके ऊपर नहीं दिया जाएगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंड, इतने पागल नहीं है कोई, ठीक है, वहां से रिलेशंस आपको पता भी नहीं होगी क्या बोलोगे उसको, ठीक है, तो आपको इन्हीं चीजों को पकड़ के फैमिली ट्री बनाना होता है। अभी तक जो मैंने बताया सबसे पहले, ये सब बकवास करने का क्या मकसद था, सुन लो। एक तो सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए जेंडर, पहला जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, यू विल नॉट योरसेल्फ मेंशन द जेंडर ऑफ अ पर्सन अनलेस इट इज नॉट गिवन, पहली चीज। इन लॉ सारे एक ही रिलेशन में, एक ही जनरेशन के नहीं, अभी तो दिखाया मैंने, डॉटर इन लॉ थोड़ी एक ही रिलेशन में आए, है ना, सन इन लॉ थोड़ी एक ही जेंडर में आ जाएगा। अभी मैंने तुम्हें बताया एच अगर सन इन लॉ है तो वो नीचे आएगा, उसके जो बीवी के फादर हो गए या मदर होगी वो ऊपर आ जाए, आई बात समझ, इधर से देखो, ये सबको एक ही में रखे, इधर से सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बताया, सबसे पहले जेंडर खुद से नहीं लिखना, यू विल प्रॉपरली रीड। दूसरा चीज, कीप एन आई ऑन जनरेशन गैप, मेक प्रॉपरली अ जनरेशन गैप। अगर सिबलिंग्स है तो सिबलिंग्स को हम एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्योंकि सेम जनरेशन है तो सेम जनरेशन को सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, अगर डिफरेंट जनरेशंस है ठीक है तो वो वर्टिकल लाइन में जाएंगे, जितने ऊपर होगे या जितने नीचे होगे उस हिसाब से बनाएंगे। दूसरी चीज क्या मैंने बोला, मैरिड कपल्स को डबल लाइन से लिखा होगा, ठीक है, और सिबलिंग्स को सिंगल लाइन से। आई होप यू गॉट दैट, आई होप यू गॉट दैट, यस और नो, यस और नो, ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब छोटे छोटे पजल फॉर्म से हम शुरुआत करते हैं और आप देखेंगे ये जितना भी मैंने बताया ये बहुत क्लियर हो जाएगा वंस वी टेक अप द क्वेश्चन। हाँ जी, तुम्हें अगर लिस्ट चाहिए रिलेशंस का वो भी पता चलेगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो भी मैं भेज दूंगा, ग्रुप में ही डाल दूंगा, ठीक है, कौन क्या रिश्ता कहलाता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें दिया है इन अ फैमिली, ये फिर से पजल फॉर्म से शुरुआत होगी। इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, C is the son of A, D is daughter of B। इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी आते हैं, आप साथ साथ देख लीजिए। F is the daughter of G। Just to make your basics strong, first we will take up simple ones। C is the father of F। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन, हाउ इज A रिलेटेड टू F। दूसरा लिखा है हाउ इज F रिलेटेड टू A। तीसरा लिखा है हाउ इज G रिलेटेड टू B। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे आप बिल्कुल भी इसकी तरफ नहीं देंगे। बच्चे क्या करते हैं, दे स्पेंड around 10 seconds looking at what has been asked. You cannot get what has been asked unless you do not solve your tree. You do not get your family tree. So never ever look what has been asked. First try and solve your family tree. You will get your family tree and accordingly you will get your answers. You got that? ठीक है, तो हम उठा के बनाते हैं। क्या दिया है, एक फैमिली है,
ए क्या दिया है, ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। देखो कैसे शुरुआत करते हैं, इधर से पहले देखो, वी विल हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस, वी विल हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू विल डू एंड यू विल सी दैट ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। मैंने उठाया पेन, मैंने बोला ए जो है वो हस्बैंड है किसके, बी के। अगर ए हस्बैंड है तो ये खुद से फीमेल बन गई, हाँ या ना बताइए, यस और नो, ठीक है, खुद से फीमेल बन गई। C इज सन ऑफ ए, अब देखो अगर C सन ऑफ ए है तो C सन ऑफ B भी है। आप यहां से भी एक लाइन मार सकते थे, लेकिन जनरेशन एक नीचे आ गया और C आ गया, लेकिन सन दिया है तो ये तुम्हारा डब्बा बन गया। D इज डॉटर ऑफ B, अगर D डॉटर है B की तो अकल की बात है वो इसकी क्या होगी, ठीक है। आगे चलते, F इज डॉटर ऑफ G। अब यहां पे देखो, ये पहले अच्छी चीज आ गई, F इज डॉटर ऑफ, ना F पता है कहां है, ना G पता है कहां है। इसको देख देख के कुछ नहीं होगा, बच्चे जो है वहीं पे फैमिली ट्री छोड़ देते आते या इसको देखते रहते हैं, वापस पीछे जाते हैं। सो स्टॉप देयर एंड सी दिस, C इज फादर ऑफ, आगे पढ़ो, C इज फादर ऑफ, यानी C जो है वो फादर है किसके, अब जब F के फादर है C, उसके बाद क्या, अब पढ़ो यहाँ पे, F इज डॉटर ऑफ, यानी F जो है वो फीमेल है और वो डॉटर है G की, इसके यानी इसका मतलब क्या है, आई बात समझ के, यस और नो, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। मगर F का जेंडर क्यों नहीं दिखा है, अभी तो दिखा है, अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे आदत है माइनर चीजें पकड़ने की, मेरे को दिख गया। सुनो अब यहां से देखो, ठीक है, नहीं हुआ क्लियर, क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है आगे पढ़ो पहले, उसके बाद वापस पढ़ो, डू यू अंडरस्टैंड, आगे पढ़ो। C इज फादर ऑफ F, जब C फादर है F के, उसके बाद तुम्हें बोला गया है F जो है वो डॉटर है किसकी, G की, तो यानी इसके C इसके फादर है और ये जो है ये बेटी है किसकी, G की, यानी G और F C जो है वो क्या हो गए, वो हस्बैंड वाइफ है, डू यू अंडरस्टैंड। तो ये इसका जेंडर भी डिफाइन हो गया, सबका जेंडर यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब तुमसे क्या पूछा गया, हाउ इज A रिलेटेड टू F। अब सुनो, जब A पूछा गया होता है रिलेटेड टू F, इसका मतलब है F का A क्या लगता है, यानी F के लिए A क्या है, आप समझे। जब लिखा होगा हाउ इज F रिलेटेड टू A, यानी A के लिए F क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज है, डू यू अंडरस्टैंड। अब देखिए F कहां है, F ये है, बोलो F के लिए A क्या है, आपने बोला F के लिए A क्या है, ग्रैंडफादर, डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि 2 जनरेशन ऊपर, इधर देखो कैसे देखते हैं, 2 जनरेशन ऊपर और मेल है, और नहीं आ रही है बात, यानी ग्रैंड बन गया, ग्रैंडफादर, योर आंसर इज ग्रैंडफादर, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हाउ इज F रिलेटेड टू A, A के लिए F क्या है, ग्रैंडसन, डू यू अंडरस्टैंड, ग्रैंडडॉटर, यू गॉट दैट, ठीक है। अगर वर्टिकुलर बोलना होगा आप बोल सकते हैं ये पैटर्नल ग्रैंडफादर है, क्या बोल सकते हैं, और ये इसके लिए पैटर्नल ग्रैंडडॉटर है, ठीक है। लेकिन पैटर्नल क्या होता है, बाप के साथ रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ इज G रिलेटेड टू B, ये G और B क्या है, इधर जरा देखिए, एब्सोल्युटली राइट। देखो यहाँ पे देखो B का बेटा कौन है, C, और C की ये क्या है, तो ये एक जनरेशन नीचे और फीमेल है और से शादी की हुई है इसे, तो ये इसके लिए क्या बन गई, डॉटर इन लॉ बन गई, तो यू विल से डॉटर इन लॉ, क्या बन गई ये, डॉटर इन लॉ, B के लिए डॉटर इन लॉ। अगर मैं लिखूं हाउ इज B रिलेटेड टू G, G जो है इधर देखिए, ये इसकी क्या है, C की ये क्या है, माँ है, लेकिन G के लिए ये क्या बन गई, मदर इन लॉ। आई बात समझ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चले आगे दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
how many, okay? इसमें आता है सब स्टेप Sir, A is mother of B. Steps on step, वो नहीं देगी. 3. Sir, A is the mother of B. A is the mother of B and there are okay. 3 children. And they have 3 children. इसने बना दिया. बहुत बढ़िया. तुम सवाल क्यों नहीं लिखते हो? Sir, मैं ऐसे ही तुम लिखते हो फिर घर पे लिखते हो? मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ गूगल से फिर क्वेश्चंस को. चलो ठीक. लिखा करो वैसे. लिखा करो. वो भी ठीक है लेकिन लिखा करो. कंसेप्ट कर लिया ना सर तो फिर हाँ वो ठीक है लेकिन स्टिल बताओ कैसे. आराम से बनाइए, आराम से, विदाउट एनी टेंशन. अभी तुमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिसको पजल कहेंगे. आगे आगे देखो कि पजल भी क्या होती है. मतलब सारे कितने नंबर है? हाँ? सारे कितने नंबर है? जो इसमें दिया हो. ये 3 3 6 नंबर है. इसमें क्या लिखा? हाउ मेनी मेल मेंबर्स? मील 4 आ गए. 1 2 3 4 नहीं सर 1 2 3 4 आ गए. तुम्हें क्यों 3 ही आए? 4 क्या क्या मतलब how many children does A have? सर इसे भी 4 बनाएंगे. मेल मेंबर्स 4 है. इसे भी 4 बनाएंगे. मेल मेंबर्स का मैंने मेल मेंबर्स को देखा ही नहीं सर. और यही देखना है, एग्जाम में यही लिखा होता है. लेकिन वो भी तो बन बी 4 मेल मेंबर्स है बी मतलब ए दूसरे का ए बन सकता है. बहुत बढ़िया. और दूसरे का और किसी का बन गया. अब देखो प्रोसीजर फिर से एक बार. आपका बन गया, बना रहे हो. 3 चिल्ड्रन. चार आ गए. देखो अब लगभग सबका आ गया. सफिया तुम्हारा आ गया, इसका आ गया, आ गया है ना. देखो भाई जब स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को कोई टाइम नहीं लगाने की जरूरत है. बी इज सन ऑफ सी, चुपचाप करके बी इज सन ऑफ सी का मतलब है बी जो है इसका सन है. ऐसे बना दिया. इधर से नजर रखो बासी, यहां से नजर रखो. बी इज सन ऑफ सी सीधे बना दिया. एंड सी इज नॉट मदर ऑफ बी. अगर सी इसकी मां नहीं है तो इसका बाप होगा. ठीक है. आगे ए एंड सी आर मैरिड कपल्स. ए और सी मैरिड कपल है. ये ऑलरेडी तुम्हारा मेल दिया हुआ है तो ये जो है ये तुम्हारी फीमेल. उसके बाद क्या बोला है? एफ इज ब्रदर ऑफ सी. एफ जो है भाई है सी का. तो एफ अगर ब्रदर है तो ये बन गया यहाँ पे डब्बा. इसके साथ D इज ब्रदर ऑफ E. अब देखो D इज ब्रदर ऑफ E, ना D कहीं ना E कहीं. आगे पढ़ो. एंड E इज डॉटर ऑफ A. अगर E डॉटर ऑफ A है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तुम्हारी E आ गई, ये बन गया. उसके बाद अब वापस पीछे पढ़ो. D इज ब्रदर ऑफ E यानी एक और भाई है इनका. यहाँ पे D बनाओ या उधर से B बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है. और कुछ है? खत्म हो गया सर सवाल वहीं पे. कितने मेल मेंबर आ गए? 4 मेल मेंबर्स है फैमिली में. उसके बाद हु इज मदर ऑफ बी? मदर ऑफ बी कौन है? ए है. हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव? ए के कितने बच्चे? 3 बच्चे. ठीक है, खत्म. ठीक है, डन. क्लियर हुआ? आगे चलो.
चले आगे। चलो जी इसको बना, ये भी सीधा है, कुछ खास नहीं। लेवल अप तो हम He is mother of? क्या? He is mother of? He is mother of 2, 1 boy and 1 girl. इतना ही है सवाल, इसीलिए पहले कोशिश करो बनाने की, Sir, उसके बाद देखो। हाँ How is she related to? आराम से बनाएंगे, कोई मसला नहीं है। अभी थोड़ी अभी स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ना, तो अभी थोड़ी सब कुछ आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस आ जाएगी। इसमें बड़ा टाइम देना पड़ता है, मैं तो इसमें 3-4 दिन दे देता हूँ। ब्लड रिलेशन ऐसे नहीं, फैमिली ट्री बनाएगा देखो, ये फैमिली ट्री किसी एंगल से नहीं लग रहा है, इसमें जेंडर भी डिफाइन नहीं है। देखो यहाँ से, चलो देखो यहाँ से सारे थोड़े से रुक गए। देखिए इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, 6 मेंबर है फैमिली के। देखो यहाँ से, अब मुझे अपना अपना फैमिली ट्री दिखाओ पहले, जो आधा आधा बन गया, टूटा फूटा। देखो आधा आधा बन गया, इसका भी आधा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसने भी स्टार्ट किया, इसने भी स्टार्ट किया। आपने खुद से कैसे डिफाइन किया कौन 3 मेल है कौन 3 फीमेल? नहीं कर सकते, खुद से मत कर सकते, यही चीज गलती। इधर से देखो, 6 मेंबर है फैमिली के, गोली मारो, मुझे क्या करना है, बस मुझे पता है कि 6 है। और इधर से देखो, यहाँ से देखो, मुझे पता है 6 मेंबर है, मेल्स एंड फीमेल्स आर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे ही नहीं दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, जो दिया है उसको प्लॉट करो, यानी एफ है उसके क्या है बच्चे, कौन ए और ई, लेकिन इन दोनों का जेंडर डिफाइंड है। बी इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब बी भी कहीं नहीं लिखा है, बस मुझे इतना पता है कि बी जो है वो क्या है, वो फीमेल है और मदर ऑफ 2 है, 1 बॉय और 1 गर्ल, इतना ही। ये कोई अलग से बनाया है, ये इंफॉर्मेशन मैं उधर डाल नहीं सकता था, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। यानी इसका एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे, मतलब देखो थोड़ा बेटर समझने की कोशिश है। यानी इसका मतलब है एफ जो है, एफ मेल नहीं होगा और उसकी बीवी जो है, फॉर एग्जांपल उसकी बीवी कभी भी आपकी डी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके 2 बेटे हैं, उसका तो सिर्फ 1 बेटा और 1 बेटी, 2 बेटे नहीं। इतना तो क्लियर हो। अच्छा चलो गोली मारो, उसको इतना जरूरत नहीं है। बी सन ऑफ, अब बी इज सन ऑफ ए, यानी बी जो है वो बेटा है किसका, ए का। अब एक चीज बताऊं चीज में,
यहां से देखिए, ए की बीवी हो सकती है। और रुक जाओ, उसको गोली मारो। फैमिली मेंबर कितने थे? 6 थे फैमिली मेंबर। हाँ, लेकिन आपके ऑलरेडी प्लॉट में 4 आ गए, मिसिंग कितने? 2 ही मिसिंग है, 2 ही। वो दोनों क्या है? नहीं, इनफैक्ट ये एफ भी फीमेल ही है। नहीं आ रही है बात क्यों? क्योंकि तुम्हारे मेल और फीमेल इक्वल थे। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ? अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब रुक जाओ एक सेकंड, क्योंकि फीमेल है यानी इसका मतलब है इसका हस्बैंड नहीं दिया है, वो आ ही नहीं सकता है, वो मेल बन गया है। नहीं आ रही है बात? अब सुनो यहाँ पे क्या दिया वो, अब बोला गया डी जो है, डी के क्या है? 2 बच्चे। हाँ, एक। अब यहाँ पे डी इधर तो नहीं आ सकता। अब डी की पॉसिबिलिटी 2 ही है, या तो इसकी बीवी होती या तो इसकी बीवी होती। बोलो क्लियर है या नहीं? है ना, दोनों में से एक। अब अगर इसकी बीवी हुई तो इसके कितने बच्चे? 1 मेल और 1। पूरा सुनना अगर ऐसा, लेकिन ये तो 7 मेंबर बन गए ऐसे। नहीं आ रही आवाज? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी आ सकती है। वो समझ आ रहा है? मैं कैसे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दोनों है ना, मैं खुद से कैसे लिखूंगा यहाँ से ये है इसकी बीवी। फिर से सुनो यहाँ इतना स्टेज क्लियर। अब क्या दिया हुआ है? मेल्स एंड फीमेल्स आर, फैमिली में कितने मेंबर है? यानी 3 तो यही मेल आ गए, अब तीनों फीमेल्स हैं। जितने भी बच्चे हैं वो सारी क्या है? यानी ये भी तुम्हारी फीमेल। बताओ क्लियर है या नहीं? हाँ, अब तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन दिया था, डी बोला गया था, डी के क्या है? एक बेटा और एक बेटी। अब अगर डी के एक बेटा है, डी यहाँ थोड़ी आएगी, डी यहाँ आ सकती है? नहीं आ सकती। अब डी जो है वो फीमेल है और इनकी कोई सिबलिंग नहीं, यानी उसकी बीवी हो सकती है, या तो इसकी हो सकती थी या तो इसकी हो सकती थी। और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? या तो इसकी हो सकती थी या तो मैंने बोला क्या इसकी हो सकती? मैंने चेक किया, मैंने बोला ठीक है जरा एक बार देखता हूँ डी। अगर मैंने डी यहाँ पे बना दिया तो एज पर द स्टेटमेंट डी के 2 बच्चे, एक मेल और एक फीमेल। अब यहाँ पे मुझे फिर मेल एक बन जाता और इसका एक और फीमेल, ये तो 7 मेंबर बन गए थे। यानी ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है डी के होने की, वो किधर है? यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यानी ये आ गया तुम्हारा कौन? डी। अब डी का एक बेटा ऑलरेडी दिया है, एक और इनकी बेटी होगी। बोलो क्लियर है यार? और वो कौन होगी? कौन प्लॉट में मिसिंग है? सी। So there it is. This is how the question was like. आई बात समझ? तरीका क्या है? अब तुमने क्या सीखा अभी तक? अब तरीका क्या? हमेशा थोड़ी वैसे तुम्हें क्वेश्चन देंगे बस वो इसका भाई है, वो इसकी बेटी है, सीधे सीधे उठा के बना दो। थोड़ा तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ये रीजनिंग है। ओके, जब सीख जाते हैं तो सब कुछ सीखते हैं। दैट इज व्हाई यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर गुड इन सम अदर सब्जेक्ट्स एंड दे sometimes fail miserably in reasoning and quant. Okay, and reasoning and quant are the parameters. पहले नहीं होता था रीजनिंग और क्वांट, क्योंकि देखिए पहले नहीं होता था, इसका मतलब ये है क्योंकि इन्होंने देखा, ये बाहर का सिस्टम भी देख लिया। बिकॉज IQ फॉर एनी एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले बच्चे क्या करते थे 2011 से पहले, या तो KS में भी बाद में शुरू हो गया है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में, मुझे उसका नहीं पता है ज्यादा, बट वो बाद में शुरू हो गया। क्वांट और ये रीजनिंग बनाया ना मैंडेटरी, दैट इफ यू डोंट क्वालिफाई यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, यू नीड टू हैव योर IQ। उससे पहले जितने भी होते थे वो हो जाते थे सिलेक्ट। So you can be good at geography, you can be good at any, but if you are not good in your IQ, right, you are good for nothing. यहाँ का सिस्टम जो है वो ऐसा ही है। ये जो चीज डाला हुआ है ये क्या डिटरमिन करता है? आपको क्वांट दिया हुआ है, आप तो मैथ पढ़ के क्वांट से क्या होता है, क्वांट से पता चलता है आपका एप्टीट्यूड कैसा है। आप समझे मेरी बात? Whatever work you do, you need to have a great aptitude. That is why अगर आप किसी ऑफिसर लेवल पे भी लग जाते हैं, ठीक है, पोस्ट लगता है, यू नीड टू हैव अ गुड IQ, बिकॉज क्वालिफिकेशन के लिए जो भी दिया हुआ है अगर आपने मेहनत किया आप तो निकाल ही लेंगे, लेकिन जो बन जाता है उसका IQ भी जबरदस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। You should have that decision making power, you should have that innovative thinking. So that is why quant and reasoning play an integral and important part in all the examinations right now.
डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए डाला होता है, ऐसे पागल नहीं है ये। आप बोलोगे सर हमें VLW का एग्जाम देना है, विलेज लेवल वर्कर है। डू यू नो व्हाट इज विलेज लेवल वर्कर? व्हाट वर्क ही डज? डू यू नो व्हाट वर्क ही डज? सरपंचों के साथ वो क्या सरपंचों के साथ? गांव के वो मसाइल टू बी वेरी ऑनेस्ट, विलेज लेवल वर्कर इज अ DC ऑफ हल्का। हल्का, हाँ सर। मतलब कि उसी तक सब होता है। इसके लेवल 2 है लेकिन है पावरफुल बंदा। वो तो आपको मतलब हल्के में तुम अगर माला समझती कंस्टिट्यूट शासन सुकू तो पावरफुल शासन। आप खुद ही सोचो, सारी जो अप्रूवल्स है वो उसी के थ्रू हो जाता है। सो इसका लेवल छोटा है, विलेज लेवल, इसको पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी पंचायत। इसका लेकिन लेवल छोटा है, लेवल 2 ही है। रीजन ये है क्योंकि अब इसको ग्रेजुएट लेवल पोस्ट बनाया। पहले यहाँ अनपढ़ लगे थे। क्या लगे थे? अनपढ़। सेक्रेटरी पंचायत यूज्ड टू बी अनपढ़। क्योंकि ये लगे थे पिछली बार गवर्नमेंट में बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने लगा दिया था इनको किसी तरीके से। अब जो इससे पहले VLW की रिक्रूटमेंट हुई उसमें कुछ बंदे आ गए जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज जो रिक्रूटमेंट होगी यहाँ पे अब जाएंगे पढ़े लिखे बंदे। यू गॉट दैट? आप समझे मेरी बात को? सो दिस इज नॉट, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो ये लेवल इसका छोटा है, सैलरी इसकी कम है, लेकिन है ये ठीक पोस्ट। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ यही ठीक है तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए तो स्काई इज द लिमिट, isn't it? But the thing is that I'm just saying, okay, so every post is good, right? You can only determine that post is not good once you qualify that and then leave it. Before you know, before for example you are just putting up the forms, आपने forms fill किए, ठीक है, and you say that मुझे नहीं देना एग्जाम, क्या है ये अच्छा लेवल का मिशन जो नहीं है एग्जाम, उससे कुछ नहीं होता है। बहुत सारों को आप सुनेंगे कहते हुए, मेरी बात सुना मैं क्या कह रहा हूँ, एंड रिमेंबर दैट, कीप इट इन योर हेड, ओके। बहुत सारों को सुनेंगे कहते हुए, अरे मैं नहीं चाहता था ये एग्जाम देना, छोटे एग्जाम है, मैं चाहता हूँ बड़ा एग्जाम, अभी कुछ नहीं किया होता उसने, मैं चाहता हूँ मैं बड़ा एग्जाम आ, और ठीक है, नहीं, that is true. There are many people who go for civil services, they do not care about these exams, उनका long term goal होता है। But जो real aspirants होते हैं, they will never say that ये छोटे एग्जाम है, मेरे लिए नहीं है। Remember this. वो कभी ऐसी वर्ड यूज नहीं करेंगे, छोटा है मैं क्या हो सकता हूँ, मेरा नक्षत्र कुछ नहीं। आप समझे मेरी बात? Even if they don't have to give it, but there are many people who give it, who qualify it just to test their knowledge and then move forward. They leave it. This is their level of confidence. ठीक है? And all of these examinations do not require genius people. It just requires a hard work. आप genius हो सकते हैं and still you will not qualify. And you can be dull in school, in your school days, जिसको आप dull बोलते हैं, मैं dull किसी को नहीं बोलता, क्योंकि मुझे भी 7th class तक dull बोला जाता। I was a dull boy. There was a teacher who called me a dull boy most of the times. मैं बड़ा irritate करता था because मैं पढ़ता नहीं था. I used to be very much into games. I was a cricket freak. I was a swimming freak. मैं हर कोई चीज करता था, हर कोई, लेकिन I am a first batch of Tiny Heart School, and that Tiny Heart School sucked my blood. That is why जब मैं एक बार गया Tiny Heart School, I had a meet with all the teachers and I told them my grievances. That time I could not say. Today I had the way to speak to them. And one of the teachers, उनका जो बेटा है वो मेरे पास स्टूडेंट था और वो फेल हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ही निकाली थी and she had to come to me. और वो वही टीचर थी जो मुझे डाल बोलती थी, ठीक है? And I was not knowing about. उसका बेटा आता ही नहीं, मैंने उठा के निकाल दिया, मैं लिहाज नहीं देता हूँ इस चीज में, मैंने उठा के एक्सप्लेनेशन मैंने उठा के बना दिया, क्योंकि SSM इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे प्राइवेट है, यहाँ तो फाइन भी ऐसे ही होता है, पैसे निकालने की मशीन बन गई है, ठीक है, ये जल्दी बंद हो जाएगा इनका इंजीनियरिंग कॉलेज। यूनिवर्सिटी में निकालते हैं फाइन, उसके बाद सिंपैथेटिक बेसिस पे किसी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन क्या होता है, अब जो सिंपैथी दिखाता है, अगर आपने आज दिखाई सिंपैथी, आपका पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, क्योंकि कल को दूसरा बच्चा भी वही करता है, तीसरा बच्चा भी वही करता है, उसके बाद पता है जो अच्छे बच्चे वो क्या कहते हैं यहाँ मजा नहीं आया मुझे। क्यों नहीं आया मजा? बच्चों की लेवल अच्छी नहीं है, और बच्चों की लेवल कैसे बनेगी जब तुमने प्रोग्रेस ही नहीं दिखाया, जब तुमने प्रोसेस ही सही नहीं किया। जितना स्ट्रिक्ट माहौल उस तरीके से होता है, जितना उस हिसाब से स्ट्रिक्ट, नॉट इन एनी अदर टर्म्स,
बट यू हैव टू हैव द गाइडलाइंस एंड आपको अगर वो ऑर्गेनाइज वे में है तो आपका एक माहौल अच्छा बन जाता है, और माहौल अच्छा होगा तो आप लोग पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ आ गए, आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ ये मैं घर पे भी पढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन, है ना, और मेरे पढ़ाने और इस पढ़ाने में कोई फर्क नहीं तुम्हें दिखेगी। इनफैक्ट वहां पे तुम्हें पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, बड़ा जबरदस्त तरीके। लेकिन यहाँ आने का क्या मकसद है, क्यों आते हो यहाँ? मैं पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैं तुमसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, व्हाई डू यू कम है? क्या इंटरनेट है, क्या दोस्ती है से? हाँ, यू सी अदर्स। जैसे इस बच्ची ने अभी बोला, फॉर एग्जाम्पल आई डिड 30 क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्या, उसके दिमाग में आ गया इसने अगर 30 किए, दिस मींस ही इज डूइंग समथिंग, आई आल्सो हैव टू डू इट। जैसे इसने आंसर मुझे जल्दी दिया, दूसरे को आ गया, दूसरा इससे डिरेल मत हो जाओ, इसने जल्दी आंसर दिया। पहली चीज एक क्वेश्चन नहीं लिखता है, दूसरी चीज इसको देख के तुम बोलो मुझे भी जल्दी करना है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम बोलोगे बस इसको आ गया मुझे क्यों नहीं आता है, खत्म वहीं पे मसला। ये पहले करेगा, कल को तुम इससे ज्यादा जल्दी कर सकते। एंड आई हैव सीन इट हैपन, isn't it? You might have seen it happen in the classes. तो ये एनवायरनमेंट है, इसको जितना बेहतर बनाओगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है। आप समझे मेरी बात? कुछ चीजें हैं जो एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के तुम बहुत कुछ सीख जाओ। Do you understand? It's not just about reading one subject. It's about knowing that what is your roles and responsibilities. In order to crack JKSSB exam, I told you that this is not difficult, but competition is huge. Competition is so huge that you will say that KS exam और इसमें competition अगर मुझे पूछा जाए मैं बोलूँगा JKSSB में ज़्यादा competition is। रीजन यहाँ पे लक फैक्टर भी प्ले करेगा। अगर मामूली सी गलती होगी, जैसे सिली मिस्टेक्स, सब कुछ करके जल्दबाजी में गलत कर जाता है, इसी एक नंबर से इसके 60-70 बंदे आगे चले जाए, एंड गॉड फॉरबिड जॉब इज नॉट जस्ट ड्यू टू दिस सिली मिस्टेक। आप समझ रहे हो? इन केस एग्जामिनेशन syllabus is huge and vast. To finish off the syllabus you require a huge amount of time. जितना मैंने आप देखा है, जिसे पूछा हुआ है, तो मैंने अब ऑलमोस्ट यूपीएससी का बन गया है ना शायद, तो वही है। लेकिन कंपटीशन किनके साथ? कंपटीशन किसके साथ है? अपनों के साथ ही। 30,000 फॉर्म आते हैं। सो कंपटीशन लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, कंपटीशन आपका कम हो गया, और इसमें लास्ट पे आपका सब्जेक्टिव भी है। अब आप बोलोगे सर प्रीलिम्स में, लेकिन प्रीलिम्स में तो बहुत सारे बच्चों को लेते हैं। So even if you get a little bit of you get derailed here and there, you will get selected in prelims. And once you are into prelims, then you are into what? Mains. Now if you have studied, you will get through. Are you getting it? Because फिर luck play नहीं करता है, role नहीं play करता, and then it is your of your body languages. I told you, if you have studied properly, your body language will be completely different. I told you, I will give you my example. जब मैं पहली बार SSM गया पढ़ाने, मेरे से बड़े दिखते थे लड़के, आई बात बहुत बड़े दिखते थे। जब मैं गया, they thought that some junior has come in a class. But when I started, my first subject मैंने क्योंकि start किया SSM से पढ़ाना 2015। Yes, but reasoning is off and over. ये तो डाल दिया था इन्होंने ग्रुप में, मैंने इसीलिए कम कर दिया। आपको पता है मेरे दिमाग में यही चीजें चल रही है। आप ग्रुप में हैं, वहां पे क्या लिखा था? लेकिन पॉइंट होता था ना, पहले मुझे तो वैसे ही उसी हिसाब से बाद में पॉइंट का मेंशन नहीं, तो टाइम भी एक ही घंटा। ठीक है, सो वीडियो दे देना आज। ये हमारे ग्रुप में है, हमारे ग्रुप में है, ये है ना सर, आ रही है हमारे ग्रुप में। कौन से? ग्रुप की दो अभी इनका नहीं है, हमारे ग्रुप में, हमारा स्टूडेंट ग्रुप है। आज उसने बनाया वो किसी ने नहीं बनाया, वो मैंने बनाया। ये सर का उसमें नहीं हो, उसमें ऐड हो जाए। देखो वो ग्रुप कुछ नहीं है, वो अलग सा ग्रुप है, ठीक है। वो एक constitutes of many students be in that. तो मैं क्या कह रहा था? So remember that
competition is huge, but you will not think about anything except for completion of your syllabus. Finish off your syllabus and see that how you are managing your time. ठीक है, पहले syllabus complete करो, उसके बाद आगे चलिए. ठीक है, what is in your hands do that. हाँ, control the control levels. आप वो चीजें करते हैं जो कंट्रोल के बाहर है. अभी फॉर्म आएंगे ना, अभी आपका जैसे एग्जाम आने वाला है, अभी पता है क्या होगा, अभी फिल्टरिंग खुद हो जाएगी बच्चों की. और चुप करके बैठो, जब मैं बात कर रहा होगा नो टॉक सर. अभी बच्चे जो है खुद फिल्टर आउट हो जाएंगे. कैसे? वो देखेंगे 2 लाख फॉर्म बंदू ने फॉर्म भरा, 2.5 लाख ने फॉर्म भरा, या सब भला है, इजला 2.5 अच्छा से सरस भला है, तो फिल्टरिंग देगी. जिनको सिलेक्ट होना है आप उसके लिए काम आसान करें. So don't do that. Just think about that. You have to complete it, and you will never know that how you will come in hundreds and how you will come in 50s. Even if you have 10 seats, give it an examination. Because the person who, for the first time, is a topper, never believe that he will be a topper. He just knows that he can qualify it. But एक बार जब वो टॉपर बनता है, उसके बाद उसको आदत हो जाती है. टॉप करना आदत है. टॉप करना, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप इसलिए जीता क्योंकि उनको आदत है. आप समझे मेरी बात? जिसके लिए साउथ अफ्रीका, डिस्पाइट बीइंग सच अ ब्रिलियंट टीम, नेवर वॉन द वर्ल्ड कप. उनके लिए अब ऐसा नहीं है वो नहीं जीतेंगे, वो जीत सकते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल तो बन गया है, क्योंकि उनके लिए पहाड़ लगता है. अगर वो जीतेंगे वो लगेगा उन्होंने पहाड़ तोड़ लिए, राइट. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऐसा नहीं लगेगा. हालांकि उनके एंसेस्टर्स ने, उनको मैं एंसेस्टर्स बोलूंगा, वहां से वर्ल्ड कप जीतते आ रहे हैं. लेकिन दिस इज व्हाट आई से. वंस यू डू गुड, you will have a habit, develop a habit of doing it. आई बात समझ में नहीं क्या है? इस चीज का ख्याल एक बार निकालो and then you will do. Okay. तो यहाँ तक मैंने आज कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कुछ बच्चे हैं, जैसे आपने भी बोला, वो आए नहीं, तो आई वांटेड दिस मैं थोड़ा और लंबा करूँ. घंटे वाली क्लास तो तब भी होगी, है ना?